मैं नौकरी करती थी और बहुत अच्छी सैलरी लेती थी, लेकिन मेरी काली सूरत और ज़्यादा उम्र के कारण मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। फिर लोगों के ताने से बचने के लिए मैंने एक भिखारी से शादी कर ली और सब लोगों को झूठ बोल दिया कि मेरा पति तो एक बिजनेसमैन है। 10 दिन के बाद एक बड़ी सी पार्टी में जाना पड़ा, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे पति को कोई पहचान ना ले। लेकिन यह देखकर हैरान थी, क्योंकि वहाँ तो मेरे पति को सब लोग, आज मेरी शादी का दिन था। मैं शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि यह शादी तो मैं दुनिया को दिखाने के लिए कर रही थी, वरना एक भिखारी से शादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी असलियत के बारे में किसी को पता चल जाता तो बहुत बदनामी होती, इसलिए मैंने सभी रिश्तेदारों को कह रखा था कि मेरा पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन हकीकत तो यह थी कि वह एक भिखारी था। शादी के दिन मैं यह सोच सोच कर डर रही थी, कहीं कोई इसे पहचान ना ले, क्योंकि आखिर वह घूम घूम कर लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगा करता था। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से शादी के लिए राजी किया था। मैंने इसको बहुत समझाया था कि वह अपना हुलिया बदल ले, ताकि किसी को भी शक ना हो कि वह एक भिखारी है। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि जब वह बारात लेकर आएगा, इसके साथ आने वाले लोग कैसे होंगे। जाहिर सी बात है कि वह एक भिखारी है, तो उसके साथ आने वाले लोग भी तो वैसे ही होंगे। मैंने कुछ दिन पहले ही इसे बहुत सारे पैसे दिए थे अपने और अपने खानदान वालों के लिए बहुत अच्छे से कपड़े खरीद ले, ताकि उनके हुलिये बदल जाए और कोई भी पहचान ना सके। इस परेशानी में मैं तैयार तो हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मैंने कज़न ने बताया कि बारात आ गई है। मैं जल्दी से भागकर कमरे की बालकनी तक आई, ताकि मैं देख सकूं कि वह कैसा बनकर आया है। और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उसने तो बहुत ही अच्छी तैयारी कर रखी थी, शेरवानी पहन रखी थी, और उसके साथ आने वाले बाराती लोग भी तरह तरह के अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहन रखे थे, और उनकी किसी भी हरकत से लग नहीं रहा था कि यह लोग भिखारी है। थोड़ी देर के बाद ही जब मुझे दूल्हे के साथ जाकर बैठा दिया गया, मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। क्या यह मेरी किस्मत थी कि मेरी शादी एक भिखारी से हो रही है। फिर मैंने अपने आप को यह सोचकर तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, कुछ महीने बाद हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं इसको छोड़ दूंगी। मेरे खानदान में तो सबको यही पता था कि वह एक बिजनेसमैन है। शादी पर होने वाली रस्म में मेरे कज़न और दोस्तों ने बहुत अधिक नेक मांग लिया, और मैं घबरा गई, क्योंकि मैं तो इसे सिर्फ थोड़े ही पैसे दी थी ताकि वह कपड़े खरीद ले। लेकिन अब मेरे कज़न और दोस्तों को इतने पैसे कहाँ से देगा, कहीं मेरा राज न खुल जाए। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब उसने मुस्कुराकर उतने ही पैसे उनको निकाल के दिए जितने उन्होंने मांगे थे। इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, पहले तो ये सोचकर बहुत टेंशन हो रही थी। फिर मुझे याद आया कि अक्सर भिखारी लोगों के पास बहुत पैसा होता है, इसके पास भी ऐसे पैसे पड़े होंगे और वह ले आया। खैर जो भी था, लेकिन इसने तो मुझसे पैसे के बदले ही शादी करने जा रहा था। अगर वो अपने पैसे इस्तेमाल कर रहा था, इसका मतलब तो यह था कि शादी के बाद वो मुझसे पैसे लेगा। मैंने इशारे से मना किया कि किसी भी रस्म के लिए पैसे मत देना। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे सर पर इतने सारे पैसों का बोझ हो। लेकिन मेरे को तब गुस्सा आया कि मेरे कहने के बावजूद भी वो मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और नेक में पैसे दे दिए। कुछ ही देर में हमारी शादी हो गई और मैं सुकून की सांस ली। अब मैं भी एक इज्जत वाली लड़की बन जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद मेरी विदाई हो गई और मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे लेकर कहाँ जाएगा। जाहिर सी बात थी कि वह एक भिखारी था, तो मुझे किसी झोपड़ी या कच्ची बस्ती में ही लेकर जाएगा। मगर ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। जब गाड़ी बहुत बड़े घर के आगे रुक गई, मुझे लगा कि ये एक दिन के लिए किराए पर लिया है। शादी होने के बाद मुझे अपनी पुरानी सारी बातें याद आने लगी और मैं बैठे बैठे पुरानी बातों में गुम हो गई। यही कि मुझे शादीशुदा लड़की कहलाने के लिए कैसे कैसे कपड़े पहनने होंगे, क्या क्या करना होगा। मुझे शादी की बहुत फिक्र हो गई थी। एक दिन मेरी माँ ने बताया था कि मुझे देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आ जाऊंगी। मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे घर जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। कौन सा वह लोग मुझे पसंद कर लेना है। इसलिए मैंने छुट्टी नहीं की और ना ही घर गई। इस बार मैं घर नहीं पहुंची तो वह मेहमान निकलने वाले ही थे। मैं चुप करके अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ आई और मुझे डांटने लगी। मैंने तो कहा था कि जब इन लोगों को मुझे पसंद ही नहीं करना, फिर मुझे अपने इंसल्ट करवाने का ही शौक नहीं है। मैं इसलिए नहीं आई थी, और यह आज पहली बार नहीं था। इससे पहले मेरे साथ कई बार हो चुका था। लोग आते और मुझे नापसंद करके चले जाते थे। इसकी वजह यह थी कि मैं सांवली रंग की थी। मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरी नौकरी से लोगों को फर्क नहीं पड़ता था। लोगों को तो सिर्फ गोरी लड़की चाहिए होती है
और ऐसा रिश्ता ना हो पाता था। मेरे हालात ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया था, तो मैं अपने दिल से शादी का ख्याल भी निकाल दिया था और मैं खुद को समझा दिया था कि मेरी शादी तो कभी नहीं होगी। इसलिए मेरी माँ के बताने के बावजूद भी रिश्ते वाले देखने आए और मैं ऑफिस से घर नहीं आई। मेरी माँ को मेरी शादी की बहुत ही फिक्र होने लगी थी, क्योंकि लोग उनसे तरह तरह के सवाल करते थे। अभी तक आपकी बेटी की शादी क्यों नहीं की? मेरी माँ के मुंह पर ही कहते थे कि अपनी बेटी की कमाई खाने के लिए तुम अपनी बेटी की शादी नहीं कर रही हो। एक दिन घर से बाहर अपनी जॉब के लिए निकलने लगी, तब माँ मुझे कहने लगी, काम पर जाने से पहले दही शक्कर खाकर जाया करो ताकि सब अच्छा हो और जल्दी ही तुम्हारा रिश्ता लग जाए। जैसे ही मैं बस में चढ़ने लगी कि बस की जगह पर मुझे एक भिखारी नजर आया। इस भिखारी को मैंने पहले यहाँ कभी नहीं देखा था। मुझे तो अच्छा खासा इंसान ही दिख रहा था, लेकिन जाने वह क्यों भीख मांग रहा था। माँ के कहने पर मैं उस भिखारी को बहुत सारे पैसे दिए। वह भिखारी मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखने लगा और वह पैसा लेकर अपनी जेब में रख लिया और मैं वहां से नज़रअंदाज करते हुए चली गई। माँ कहती थी कि ऐसा करने से मेरी परेशानी दूर हो सकती है। मैं रोज इस भिखारी को पैसे देने लगी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बहुत अच्छा रिश्ता आया और उन्हें मेरे रंग से भी कोई फर्क नहीं था और ना ही उन्हें मेरी नौकरी का लालच था। वे बहुत अच्छे खाते पीते लोग थे। मैं बहुत ही खुश हुई। मेरी माँ मेरी मंगनी करके मेरी शादी की तारीख भी तय कर दी थी। मेरे मंगेतर ने मेरी माँ से कहा था शादी की शॉपिंग मेरे साथ करना चाहता है ताकि वह मुझे अपनी मर्जी की चीज़ दिलवा सके और मेरी माँ ने खुश होकर मुझे इजाज़त दे दी थी। एक दिन यूं ही शॉपिंग करके हम घर वापस आ रहे थे कि मुझे रास्ते में वही भिखारी मुझे नज़र आया। मुझे लगा कि शायद वह भिखारी अभी भी मुझे पैसे मांगने के लिए आगे हाथ बढ़ाएगा। उसे देने के लिए अपने बैग से पैसे निकाले और देने के लिए हाथ उठाया तो वह मुझे कहने लगा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है। मेरे मंगेतर ने उसे हैरानी से देखा कि इसे हमें क्या बताना है। वह भिखारी कहने लगा कि आदमी जो तुम्हारे साथ खड़ा है तुम्हारा क्या लगता है? मुझे इसके सवाल पर बहुत गुस्सा आया कि वह होता कौन है मुझसे पूछने वाला। ये भिखारी को इतनी हिम्मत कैसे आ गई मुझसे वह भी सड़क में ऐसे सवाल करे। इससे पहले कि मैं उससे गुस्से में बातें सुनाती, मेरे मंगेतर ने इसे जवाब देते हुए कहा, हम दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। तुम कौन हो और तुम यह सवाल किस हिसाब से पूछ रहे हो? वह भिखारी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा कि आप यह रिश्ता तोड़ दो मैडम। यह आदमी अच्छा नहीं है, यह एक धोखेबाज है, यह तुम्हें धोखा दे रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वह मेरे होने वाले मंगेतर पर गलत इल्जाम लगा रहा है। मैंने अपने मंगेतर की तरफ देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो एकदम से घबरा गया हो। मुझे कहने लगा कि तुम इस भिखारी की बातें सुन रही हो, इस भिखारी की बातें सुनने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, चलो हम चलते हैं। वह मेरा हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया। मुझे अपने मंगेतर का रवैया समझ में नहीं आया। मेरे मंगेतर को भिखारी की पिटाई करना चाहिए, ना ही मुझे समझाना चाहिए। उसने मुझे बिना लालच के मुझसे शादी करने के लिए हामी भरी थी। यह एक बुरा इंसान नहीं हो सकता। मुझे तसल्ली हुई और मैं अपने घर चले गई। एक दिन मैं जॉब पर जाने के लिए बस उस टाइम पहुंची तो वह भिखारी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा कि तुम मेरी बातों पर हरगिज विश्वास नहीं करोगी। मैं बस तुम्हारा एहसान उतारना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें इस आदमी की असलियत बता रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो शाम के 4 बजे इस जगह पर पहुँच जाना। तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं तुरंत उस भिखारी के हाथ से वह पर्ची पकड़ी। उस पर्ची पर किसी घर का एड्रेस लिखा हुआ था। इतने में मेरी बस चल गई और मुझे उससे कुछ पूछने का मौका भी नहीं मिला और मैं बस में बैठ गई। बस में भी मुझे उसकी सारी बातें याद आने लगी थी। क्या वो सच कह रहा था या मेरे साथ कोई मजाक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? मगर इस भिखारी को मुझसे क्या काम? यह मुझे जानबूझकर नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा? क्योंकि मैं तो इसको जानती भी नहीं थी। मैंने सोच लिया कि जैसा भी हो मुझे सच्चाई का पता तो लगाना ही पड़ेगा। 4 बजे मैं उस एड्रेस पर पहुंच गई जिसका मुझे उस भिखारी ने बताया था। मैं दरवाजे के पास तक गई और मैंने सोचा कि इसकी बातों में किस तक सच्चाई है। कम से कम मेरे दिल को तसल्ली तो हो जाएगी। शाम के 4 बजे खटखटाया और दरवाज़ा एक छोटे से बच्चे ने खोला। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उससे क्या कहूँ। किसी को बिना बुलाए ही कहे मैं उस घर के अंदर घुस गई। सामने सोफे पर अपने मंगेतर को बैठा हुआ देखी तो हैरान थी। वह यहाँ पर क्या कर रहा है? जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और घबरा कर खड़ा हो गया और वो बच्चा मेरे मंगेतर के पास जाकर कहने लगा कि पापा ये आंटी कौन है? ये सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा धोखेबाज इंसान था। एक बच्चे का बाप होते हुए भी वो अपने आप को कुंवारा बता रहा था और मेरे साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब यह था कि वो भिखारी सच कह रहा था। यह आदमी था ही धोखेबाज। मैं उसके करीब जाकर चिल्लाकर पूछा कि उसने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? एक बच्चे के बाप होने के बाद भी मुझसे शादी करने को तुमने सोचा भी कैसे?
फिर वह कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, इस बच्चे की वजह से मैं मजबूर था। इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसकी माँ इस दुनिया से चली गई है और 2 साल हो चुके हैं। मेरी माँ ने मुझे तुम्हारा पता बताया था। मुझे मेरी माँ ने सख्ती से मना कर दिया था कि अपने पहले बच्चे और अपनी बीवी का सच छुपाकर तुम्हें इस बारे में कुछ ना बताओ। शादी के बाद मैं तुम्हें सब चीज़ बताना चाह रहा था। वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था, मैं उसे कैसे माफ़ कर दूँ? उसने मुझसे झूठ बोला था। मैं सोच रही थी कि जो आदमी शादी से पहले इतना झूठ बोल सकता है, वह शादी के बाद भी धोखा दे सकता है। मुझे पता था कि इस शादी से इनकार का मतलब मेरी एक और बदनामी है। इस धोखेबाज की पत्नी बनने से अच्छा तो मैं अकेली रह जाती। अगर मेरी शादी टूट जाती तो मेरी माँ को बहुत दुख होता। इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और इस समय उस भिखारी के पास चली गई और कहा कि मुझसे शादी कर लो। मैं चाहती थी कि जो तारीख खानदान में बताई गई है, इस तारीख पर मेरी शादी हो जाए, क्योंकि किसी ने भी मेरे मंगेतर को नहीं देख रखा था। उनका क्या पता था कि मेरा पति कौन है, मेरा मंगेतर कौन है। या भिखारी मेरी बात ही नहीं माना रहा था। जब मैं उसके आगे हाथ जोड़कर ढेर सारे पैसे का ऑफर दी तो वो मान गया और इसी शादी की वजह से मैं एक आलीशान कमरे में बैठी थी, जिसको उसने एक दिन के लिए किराए पर कर लिया था। अगले दिन मेरे रिश्तेदार मेरे घर आए और यह घर देखकर वह बहुत खुश हो गए और मेरी किस्मत पर नाच करने लगे। मगर सच तो यह था कि बस आज के दिन के लिए मैं यहाँ पर थी, फिर ना जाने वह मुझे कहाँ लेकर जाता। शाम के वक्त मैं अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया तो वह मुझे हैरानी से पूछने लगा कि तुम यह क्या कर रही हो? मैंने कहा कि हम दोनों को यहाँ से जाना होगा, तुमने खुद ही तो कहा था कि एक दिन किराए पर रखा हूँ। तो वह कहने लगा कि मैंने मकान मालिक से बात कर ली है, तुम फिक्र मत करो, यहाँ कुछ दिन और तुम रह सकती हो। मैं गुस्से से कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगी, मेरी जॉब की सारी सैलरी ऐसे खर्चे पे चले जाएंगी। तो वो कहने लगा कि तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब खुद कर लूँगा। वो अपने काम के लिए घर से चला गया। मुझे दिन भर डर लगने लगा था कि किसी ने देख लिया और जान लिया तो मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी। मैंने इससे कहा कि मैं खुद ही जॉब करके घर का खर्च चला लूँगी, तुम घर में ही रहा करो, भीख मत मांगा करो। मेरी शादी को सिर्फ अभी 10 दिन ही हुआ था कि मेरे ऑफिस वालों ने मुझे शादी की पार्टी दी। जाहिर सी बात है कि मुझे इस पार्टी में अपने पति के साथ ही जाना था। मैंने उससे कहा कि तुम वहाँ जाकर कुछ मत बताना। हम पार्टी में चले गए। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब बॉस ने मेरे पति को पहचान लिया और हैरत से कहा, तुम हो हमारे होनहार असिस्टेंट के पति? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि लगता है मेरे बॉस ने मेरे पति को पहचान लिया था। यह सब देखकर मेरा दिल टूटने लगा। अब तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक भिखारी से शादी की है। मगर आगे आगे का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मेरे पति को गले से लगा लिया और हाथ मिलाकर सबसे कहा कि तुम लोगों ने इसे नहीं पहचाना, और मुझसे कहने लगा कि तुमने इन सबको नहीं बताया। यह सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरे बॉस ने आगे बढ़कर कि तुम्हारा पति कौन है और तुमने तो हमें शादी में भी नहीं बुलाया, हमें तो पता ही नहीं था कि इतना बड़ा आदमी तुम्हारा पति है। मुझे लगा कि सब कोई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मगर यह देखकर मैं हैरान थी कि सब कोई बारी बारी से जाकर मेरे पति से हाथ मिला रहे थे और उसके साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे। ये क्या था? मैंने अपने पति की तरफ देखा तो मुस्कुरा दिया और इशारे से कहा कि घर जाकर तुम्हें सब बताऊंगा। मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था। पार्टी के बाद एकदम से घर आ गई और मैं पूछने लगी कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि सब लोग तुमसे हाथ क्यों मिला रहे थे और तुम कौन हो? तुम्हें लगा कि मैं वह नहीं हूँ? हाँ, यह सच है, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ और हमारा बिजनेस पूरे शहर में फैला हुआ है। तो मैं हैरानी से पूछा कि तुम भिखारी का भेष बदल कर इतने दिन तुम सड़कों पर क्यों भीख मांग रहे थे? मेरे पिताजी अमीर तो बहुत है, जबकि मैं इस तरह का नहीं था। एक दिन अपने पिताजी के साथ एक गाड़ी में था और एक भिखारी ने भीख मांगी। उस पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उसके साथ बहुत बदतमीजी की। यह देखकर मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया। सज़ा के तौर पर 2 महीने के लिए मेरे पिताजी ने भिखारी के रूप में भीख मांगने की सज़ा दे दी थी, ताकि मैं महसूस कर सकूं कि जब कोई धूत कारता है तो कैसा महसूस होता है। इस 2 माह के भीख मांगने से मेरे अंदर कुछ बहुत बदलाव हो गए। मैंने कभी तुमसे शादी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब तुमने रोते हुए और अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझसे शादी को कहा तो मैंने मना नहीं कर पाया। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें मेरे रंग से कोई एतराज़ नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे घर के काबिल नहीं हूँ? तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर मैं पहले वाला इंसान होता तो ज़रूर मुझे परेशानी होती और मैं ऐसी सांवली लड़की से शादी हरगिज़ नहीं करता। मगर ये 2 माह जो मैंने भिखारी बनकर वक्त गुजारे थे, लोगों के धुतकारने से मुझे सब कुछ बदल कर रख दिया है।
इंसान की नीयत साफ रहनी चाहिए, उसका दिल अच्छा रहना चाहिए। और मैं इतने दिनों में जान चुका हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। अरे ये सब मैं तुम्हें बताना ही वाला था और मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था, इसलिए देर हो गई। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आखिर मेरे सब्र का ऊपर वाले ने इतना बड़ा इनाम दिया था। मैं बहुत खुश हूँ। बेशक ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।